चलो यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकलते हैं। मेड इन इंडिया आईफोन्स दुनिया भर में अब मिलने लग गए हैं। फील्स अमेजिंग राइट। 2018 से 22 के बीच में यूएस में जो मशीनरी इंपोर्ट होता था, उसमें चाइना से जो इंपोर्ट होता था उसमें 28% इंपोर्ट्स घटे, और उसी टाइम पीरियड में इंडिया से मशीनरी का इंपोर्ट्स टू यूएस 70% बढ़ गया। अमेजिंग नंबर्स राइट। आई मीन इसी डायरेक्शन में तो आगे बढ़ के इंडिया एक विकसित भारत बन सकता है। बट सैडली थिंग्स आर नॉट दैट इजी। यू सी, जो मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज वाला डिबेट है ना, इसमें दो कैंप्स बन गए हैं। एक साइड में है इकोनॉमिस्ट लाइक डॉक्टर बिस्वनाथ गोलदार, जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया का अभी तक का जो ग्रोथ हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग के वजह से ही हुआ है, एंड इट इज ओनली लॉजिकल दैट वी शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन इट। वैसे ही AKS के वेल्थ कंसल्टेंट सोमनाथ मुखर्जी ये लिखते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम की बहुत जरूरत है टू रिड्यूस आवर ट्रेड डेफिसिट्स एंड टू हैंडल जियोपॉलिटिकल इश्यूज। बट एट द सेम टाइम दूसरे कैंप में है रघुराम राजन और रोहित लांबा जैसे इकोनॉमिस्ट, जो कहते हैं कि इंडिया शायद बहुत बड़ी गलती कर रही है इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके, क्योंकि क्या उससे उतना फायदा हो रहा है, क्या उससे उतने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज वाले डिबेट में आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि एज इन्फॉर्म्ड सिटीजंस एक स्टैंड तो होना चाहिए, ओपिनियन तो होना चाहिए, बट ओनली बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। ये हेडलाइंस पढ़ के या मार्केटिंग मटेरियल पढ़ के अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में इस मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज व्हाट इज गुड फॉर इंडिया वाला डिबेट को एड्रेस करते हैं, और जैसे जैसे मैं आर्ग्यूमेंट्स देता जाऊंगा उन आर्ग्यूमेंट्स को मैं इस डिबेट बोर्ड पे डालता जाऊंगा, एंड लेट्स सी इन द एंड व्हिच साइड विंस। और हाँ, एंड तक रहिएगा, क्योंकि थ्रू आउट दिस वीडियो I will be sharing some amazing, interesting and shocking facts about India's economy, about manufacturing and services, and in the end which will help you to decode, debate and decide what stand to take on this debate. चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिबेट तो यही है, क्या हिस्ट्री में या दुनिया भर में ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमीज के, कंट्रीज के, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके अपने इकोनॉमी को बूस्ट किया है? फिर सबसे पहला नाम और सबसे ऑब्वियस नाम तो चाइना ही है। और अगर आप सोचो तो इंडिया का जो अभी फोकस है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, दिस इज प्रिटी सिमिलर टू व्हाट चाइना हैज बीन डूइंग। ये अलग बात है कि चाइना यही चीज 20-25 साल पहले से ही करता आ रहा है, तो चाइना तो है ही एक एग्जाम्पल। साउथ कोरिया, सैमसंग, हुंडई, LG, मैसिव कंपनीज, सारे साउथ कोरियन कंपनीज। ये कंपनीज ना सिर्फ इन कंट्रीज के प्राइड हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग एज अ टोटल also contributes to more than 25% of South Korea's economy. इसके अलावा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वियतनाम, जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके अपना इकोनॉमी को बूस्ट करता आ रहा है सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स। ये है ग्राफ जिससे ये दिखता है कि पिछले 10 सालों में वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स किस रेट से बढ़ा है, दो द स्टेबल इज स्टिल 2020-21। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट वियतनाम के इकोनॉमी को भी पुश किया है? तो जीडीपी का भी कर्व देख लीजिए, एंड वियतनाम हैज मैनेज्ड 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ जस्ट लाइक इंडिया। और ये दिख ही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया इकोनॉमी। उसके अलावा जापान, जर्मनी जैसे पावर हाउसेस तो हैं ही, जिनका रेपुटेशन ही है बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोएस।
ये देखिए ग्राफ जो ये दिखाता है कि जापान अपना जीडीपी कैसे बढ़ा रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। इन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हैं, जैसे वियतनाम का तो एग्जांपल दिया है, उसके अलावा मेक्सिको, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज भी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड इट इज बेनिफिटिंग देयर इकोनॉमी। सो डिबेट बोर्ड में ये पहला पॉइंट तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में जाता है कि देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बूस्ट इकोनॉमी। ओके, अब कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, रेड सी डिसरप्शन, ये जितने भी जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, इन इवेंट्स के वजह से जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डिसरप्शन हुआ, उससे हमें सीखने को क्या मिला? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें सस्टेनेबली ग्रो करना है तो हमें अपना डिपेंडेंस ऑन दिस ग्लोबल सप्लाई चेन ऑन इंपोर्ट्स कम करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जहां तक पॉसिबल है। तो इंडिया इन चीजों पे है कितना डिपेंडेंट? अगर मैं डेटा देखूं तो इंडिया जो भी चीजें इंपोर्ट करता है, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स के बाद सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद इंपोर्ट करता है मशीनरी। बट कंसर्निंग बात तो ये है कि इन सभी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। अब ये डेटा देख लो कि 2022 में इंडिया ने जो भी चीजें इंपोर्ट की उसमें 45% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट वी इंपोर्टेड हमने चाइना से इंपोर्ट किया। 40% ऑफ आवर मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना और 26% ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स हम चाइना से लेकर आए। This much of dependence of China and dependence on imports इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। So, make in India manufacturing has to be the answer. हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इन क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे डिफेंस, पावर, टेलीकॉम, इन सब सेक्टर्स में हमें अपना डिपेंडेंस कम करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि ये सब चीजें पॉलिटिकली या जियोपॉलिटिकली कब हमारे अगेंस्ट यूज हो जाए। जैसे हम यूएस और चाइना के बीच में हो रहे ट्रेड वॉर में देख रहे हैं कि अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में उनका ट्रेड सबसे बड़ा मुद्दा बन के बैठा हुआ है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त ही देख लो ना, इतना ज्यादा वेस्टर्न पुश मिला अगेंस्ट रशियन ऑयल, फिर भी रशिया का जो इनकम है फ्रॉम द ऑयल एक्सपोर्ट्स घटना तो छोड़ो, बढ़ गया। Because there were some countries who were so dependent on Russian oil and gas that they just couldn't switch off their taps. इंडिया ने भी तो भर भर के इंपोर्ट किया है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी ही ऐसी है, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन चीप इंपोर्ट ऑफ ऑयल। सबसे ज्यादा हम ऑयल ही तो इंपोर्ट करते हैं। सो अगर हमें अपना जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें अपना ट्रेड डेफिसिट्स मैनेज करना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। और डिबेट टेबल पे ये दोनों ही पॉइंट्स बड़े स्ट्रांगली मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में जाता है। ओके, थोड़ा सा डेविल से एडवोकेट प्ले करते हैं। इंडिया तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही, राइट? बट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरनाइट तो बना नहीं है, राइट? इट इज द रिजल्ट ऑफ years of economic development and economy policy making। और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन दोनों में से इंडिया के इकोनॉमी को किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? What has really helped in pushing India to where it is right now, that is at the top? 1950s में सर्विसेज मतलब जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, जैसे होटल्स हो गया, बीपीओज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आते हैं सर्विसेज में। 1950s में सर्विसेज जो है ना, इंडिया की इकोनॉमी को लगभग 35 to 36% कंट्रीब्यूट करता था, और ये ऑलमोस्ट इक्वल था टू द एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू आवर इकोनॉमी। आज सर्विसेज कंट्रीब्यूट करता है टू अबाउट मोर देन 55% ऑफ आवर इकोनॉमी, और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग is only contributing about 17% to our economy। अब बोलोगे कि हाँ, पहले तो फोकस नहीं किया, अब फोकस किया है तो बढ़ रहा है। You will be shocked to know कि 20 साल पहले भी मैन्युफैक्चरिंग का contribution to our economy was about
द सेम। 14 से 15% का ही कंट्रीब्यूशन था और अभी भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। सो हिस्टोरिकली इंडिया को जिस रीजन ने यहां तक पुश, वन ऑफ द रीजंस जो जिस सेक्टर ने यहां तक पुश किया है, जो हेल्प किया है इन बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो रहा है सर्विसेज। और ये पॉइंट सर्विसेज के फेवर में जरूर जाता है कि जो मॉडल अभी तक इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए सक्सेसफुल रहा है, उस मॉडल के साथ क्यों छेड़छाड़ करना है भाई। सो लेट्स पुट दिस ऑन द डिबेट टेबल। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में बोलने वाले लोग ये बहुत बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के पास कैपेबिलिटी है मैसिव नंबर में जॉब्स क्रिएट करने का, बट इज इट रियली द ट्रूथ। चलो इंडिया का ही डेटा देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाला था, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको दिखाता है। सो 2008 से 18 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है टू आवर इकोनॉमी हैज ग्रोन अबाउट 7%, राइट। लेकिन ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो जॉब क्रिएशन है, जो एम्प्लॉयमेंट है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर has just grown by 0.15%। CAGR से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इन मैन्युफैक्चरिंग। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हाँ पहले नहीं था, अभी देखो, अभी का डेटा बताओ, इंडिया इतना अच्छा कर रहा है। पिछले 4 सालों में इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होते हुए भी एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज ग्रोन जस्ट अबाउट 2.5%। बट एट द सेम टाइम सर्विसेज का क्या रहा है? इसी रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 20 सालों में सर्विसेज में इंडिया में जॉब क्रिएशन बढ़ा है एट द रेट ऑफ अबाउट 3 to 4.5%, विच बेसिकली मीन्स कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जॉब क्रिएशन में सर्विसेज अभी तक ज्यादा इफेक्टिव रहा है। एंड दिस डेफिनेटली गोज टू द डिबेट टेबल। चलो इसको ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आप पीएमओ में हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई पॉलिटिशियन हो, और आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको 1000 जॉब्स क्रिएट करना है, राइट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप हंड्रेड्स ऑफ क्रॉर्स का सब्सिडी देके, पीएलआई बेनिफिट्स देके, टैक्स बेनिफिट्स देके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करो, राइट, और जिसमें भी मेनली असेंबली जैसी चीजें होंगी। और वहीं पे दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका 1/4 अमाउंट पॉलिसी मेकिंग के थ्रू स्पेंड करो ऑन बीपीओज, ऑन हेल्पिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर सर्विसेज, और उतना ही जॉब्स क्रिएट हो जाए। विच ऑप्शन वुड यू चूज? काफी सिंपल चॉइस है, राइट। और यही एग्जैक्टली चीज तो रघुराम राजन प्रूव कर रहे हैं। वो यही तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटपुट, कितने ही जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कितना ही वैल्यू एडिशन हो रहा है इंडिया में। और इंडिया जहां पे हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ इतना बड़ा एक मेजर इशू बना हुआ है, व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन समथिंग which has not been successful in creating adequate number of jobs? इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। गुजरात में जो सेमीकंडक्टर चिप माइक्रोन का फैक्ट्री बन रहा है, 5000 जॉब्स क्रिएट होंगे उसमें ना। 5000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बट पता है उस 5000 जॉब्स को क्रिएट करने के लिए लगभग $2 बिलियन यानी कि लगभग 16,000 करोड़ का सब्सिडी दिया जा रहा है इस फैसिलिटी को। और इस फेनोमेनन को रघुराम राजन एक और कॉन्सेप्ट से प्रूव करते हैं, वो है राइजिंग कैपिटल टू लेबर रेशियो इन इंडिया, जिसका ग्राफ ये है। ये बेसिकली ये दिखाता है कि हम पर लेबर इतना ज्यादा कैपिटल अभी हम डाल रहे हैं, करेक्ट, टू क्रिएट दैट आउटपुट। अब आप बताइए कि इंडिया जैसे इकोनॉमी में जहां पे इतना सारा लेबर अवेलेबल है और इतना चीप लेबर अवेलेबल है, क्या हमें ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए? क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि कहां पे सबसे ज्यादा ये लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं? और ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है लो एंड असेंबली एक्टिविटी में, करेक्ट। आईफोन यहाँ पे बन नहीं रहा, उसका चिप नहीं बन रहा यहाँ पे, उसका कैमरा नहीं बन रहा यहाँ पे, यहाँ सिर्फ असेंबली होता है। सो बोथ दीज पॉइंट्स गो इन फेवर ऑफ सर्विसेज एंड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट यू नीड टू स्पेंड लेस मनी टू क्रिएट जॉब्स। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वैल्यू एडिशन। वैसे मैंने स्टार्टिंग में आईफोन का एग्जाम्पल दिया था, राइट। इंडिया में पीएलआई स्कीम का एक
सबसे बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है वो है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स, जो इंडिया में एक्सप्लोड किया है, राइट। बट क्या आपको पता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहा है फोन्स, बट वहीं पे इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल आइटम्स जैसे ग्लासेस हो गए, लेंसेस हो गए, चिप्स हो गए, इसका इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। और हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स ऑफ असेंबल्ड प्रोडक्ट्स को देख के इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, अब लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट अगेन, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक डिबेट है, राइट। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, तभी तो मजा आएगा, राइट। अभी हम जॉब्स पे ही कुछ देर और रुकते हैं। अब देखिए, इंडिया में अभी भी मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एक बहुत ही लो इनकम सेक्टर है, करेक्ट। अगर इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर इंडिया के लोगों को ग्रो करना है, तो इस लो इनकम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से लोगों को निकाल के नॉन एग्रीकल्चरल एंड हायर इनकम सेक्टर्स में डालना पड़ेगा। और इतना बड़े लेवल पे जो मास शिफ्टिंग है और लोगों को अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी सर्विसेज में नहीं है, उसका एक रीजन है जो मैं बताता हूं। यू सी, हमने अभी तक तो कई रिपोर्ट्स देख ली है कि इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन लेवल और रूरल एजुकेशन लेवल, वो एक्सट्रीमली पुअर है। जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनके एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो किस टाइप का उनका नॉन एग्रीकल्चरल स्किल्स होगा, राइट। तो इतना बड़ा मास शिफ्ट होगा कैसे? एंड दिस इज वेयर मैन्युफैक्चरिंग कम्स इन। व्हाई? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हैज अ हायर कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब लो स्किल्ड पीपल। काउंटर इंटुइटिव है ना ये कि मैन्युफैक्चरिंग में लो स्किल, ये मेरा थ्योरी नहीं है भाई, ILA का रिपोर्ट यही बताता है। You see, more than 90% of people engaged in India's manufacturing sector are either no skilled or low skilled. ऐसा क्यों? क्योंकि again 90% of India's companies in the manufacturing sector हैं या तो small या micro scale manufacturers, और ये ऐसे लो स्किल या मैनुअल लेबर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए ऐसे लो स्किल लोगों को अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी इस सेक्टर में ज्यादा है। तो इसीलिए अगर ये मास शिफ्ट करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बड़ा करना ही पड़ेगा। एंड दिस गोज टू द डिबेट बोर्ड इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज हाउ द फाइनल डिबेट टेबल लुक्स लाइक। अब मेरा वर्डिक्ट क्या है? यू सी, मेरा वर्डिक्ट थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है यहाँ पे, कि इंडिया इस स्टेज पे है ना कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता। इट हैज टू फोकस ऑन बोथ। अब इसके दो रीजंस हैं। पहला, यू सी, इंडिया में अगर सर्विस सेक्टर को ग्रो करना है तो सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ना चाहिए, और सर्विस सेक्टर का डिमांड तब बढ़ेगा जब लोगों का इन जनरल स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इतने सारे लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी तब बढ़ेगा जब इनका एवरेज लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, और उस चीज को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैंने अपना ओपिनियन बनाया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स को पढ़ के, एंड दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ देयर ओपिनियन, एंड दैट इज व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज सर्विसेज। दूसरा, यू सी, मैन्युफैक्चरिंग के लाइफ साइकिल का एक स्माइल कर्व बनता है। इसको आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्शन में, करेक्ट। और जैसे जैसे आप प्री प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में देखोगे, जैसे डिजाइन R&D हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या उसके बाद का मार्केटिंग सर्विसेज हो गए, इन सब में वैल्यू एडिशन ज्यादा है, और ये सब बनाते हैं सर्विसेज पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर वैल्यू एडिशन बढ़ाना है इंडिया का एज अ कंट्री, तो इन सर्विसेज एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि सर्विसाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग बट द ग्रोथ ऑफ एसोसिएटेड सर्विसेज should also grow in India, and that's my opinion. क्या मैंने डिबेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया? Do you agree with my opinion? क्या आपको लगता है कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं, और you agreed with what I had to present? और अगर आपको ऐसे दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स अच्छा लगा इस वीडियो में, then please show your appreciation with one like button and subscribing to this channel if you have not yet.
कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। सी यू लेटर।